चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आइए जुड़ जाइए। ये हिस्ट्री की क्लास है और आपका इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रश्न लिया गया। प्रत्येक दिन ये क्लास मतलब जो रिकॉर्डेड, जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लास जो देख रहे हैं, ये क्लास आपको प्रत्येक दिन 6 बजे शाम में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग अवश्य जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। अभी फ़िलहाल 6 से 9 तक लगातार क्लासें आपका चलता रहेगा, तो इसमें तैयारी काफ़ी बेस्ट करवाई जाएगी आपकी। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड इधर अब हम सब कर लेते हैं क्या कि लगातार क्लास इस महीने से अर्थात अक्टूबर महीने से लगातार क्लास 6 से 9 आपके लगातार क्लास चलते रहेंगे इस परिवार के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले हिस्ट्री के लिए हैं और हिस्ट्री का ये हमारा पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसमें ये क्लास है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, बाकी आपके लाइव क्लास आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, आप सब लोग इस परिवार के साथ जुड़ जाइए। देखिए पहला प्रश्न, आइए थोड़ा सा फास्ट हम सब करेंगे। कभी भी हम ये जो पढ़ाने का हमारा ये है नियम है, वो काफ़ी ज़्यादा हम फास्ट लेकर के चलते हैं कि बच्चों को यूट्यूब पे ये नहीं कि समय बचाने के लिए मतलब समय ज़्यादा वाचिंग टाइम बढ़ाने के लिए आपको फंसा करके रखेंगे, ऐसा नहीं। चलिए आ जाइए, यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो रॉबर्ट ओवन जो ब्रिटेन के निवासी थे, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि हम ज़्यादा प्रश्न भी नहीं लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही VVI प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही प्रश्न सिर्फ हम लेते हैं। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो जल्दी से सोच के आप सब बताइए कि यंग यूरोप 1928 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में। चलिए, यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया है। यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा। चलिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? तो मेजनी था। ठीक है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसे नेपोलियन को कहा जाता है इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें इटली के एकीकरण के मसीहा कौन थे? तो मेजनी थे जो इटली के एकीकरण के क्या थे? मसीहा थे। ठीक है, इटली के एकीकरण। अगला प्रश्न देख लीजिए, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? इसमें से इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण के क्या थे? तलवार थे। चलिए अगले प्रश्न, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से सोचिए, सबसे आसान प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न। सबसे अगर जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे वो इसका आंसर अवश्य देंगे कि इटली एवं जर्मनी की वर्तमान स्थिति यूरोप महादेश में है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? मतलब कौन व्यक्ति जो जर्मनी के लिए उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार भी बिस्मार्क ही होंगे और एकीकरण के उत्तरदायी भी बिस्मार्क ही होंगे। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ही रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ये जो कौन है चारों, वह इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में थे। तो यह ऑस्ट्रिया। कौन थे? ऑस्ट्रिया थे जो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध में था। चलिए, इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजिनी, काबूरी या गैरीबाल्डी? तो इटली के एकीकरण में इसमें कौन व्यक्ति है जो वह बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इस क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, निरंकुश शासन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत रूसों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूसों को कहा जाता है। अगला प्रश्न आ जाइए, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा किस किस सभा में किया था? अर्थात फ्रांस है जिन्होंने मानव एवं नागरिक अधिकार की घोषणा किया था, तो किस सभा में किया गया था? तो संविधान सभा में किए थे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न आ जाइए, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हो गया था? तो फ्रांस में सामंतवाद का अंत 4 अगस्त 1789 ईस्वी में हो गए थे। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वेना कांग्रेशन में हुआ था? तो ये बुर्बो, व से वेना और ब से बुर्बो, तो वेना कांग्रेस में बुर्बो वंश, वेना कांग्रेस में बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना
किसे माना जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे माना जाता है? तो यूनान को माना जाता है। चलिए, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञापन प्रेरणा रहा है? किस देश का साहित्य, मतलब हिंदी जो वहाँ के बुक हैं वो काफ़ी प्रेरणा रहे हैं, तो वह यूनान देश का जो है यूरोपीय वासियों के लिए प्रेरणा रहा है। ठीक है। यूरोपीय क्या है? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासन ने जैकोबिन, जय यहाँ मिट चुका है तो यहाँ पे क्या होंगे? जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। तो जैकोबिन क्लब टीपू सुल्तान, डायरेक्ट याद रखिए कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया? टीपू सुल्तान ने किया। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या थे? ठीक है, तो बिस्मार्क क्या थे? तो वह एक कूटनीतिज्ञ थे। वह एक क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? तो बिस्मार्क है जो प्रशा का चांसलर 1862 ईस्वी में नियुक्त किया गया। चलिए, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? तो जो बिस्मार्क थे वह किसकी विचार से? तो हिगेल के विचार से क्या थे? प्रभावित थे। चलिए, वेना सम्मेलन कब हुआ? जल्दी से बता दीजिए, वेना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में वेना सम्मेलन हुआ। वेना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? फटाक से सोचिए, जब वेना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ, इसका अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। चलिए, विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? तो जो विलियम प्रथम है वो प्रशा के शासक थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रशा के शासक। आ जाइए, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में टोटल कोड कितने थे? तो 5 कोड थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आ जाइए, अगले प्रश्न। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो यह जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किए थे। ठीक है, तो राइन संघ जर्मनी में किसने किया? नेपोलियन ने। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? फटाक से बोलिए। तो नेपोलियन संहिता जो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक थे। ठीक है। चलिए, तो हमने 50% प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, फटाक से जुड़ जाइए। आइए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या है? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिख का पतन 1848 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मेटरनिख कौन थे? मेटरनिख कौन थे? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेजिनी ने सन 1834 ईस्वी में किस संस्था का संगठन किया था? तो मेजिनी के द्वारा 1834 में एक संस्था बनाई गई जिसे यंग यूरोप कहा जाता है। यंग यूरोप कहा जाता है। मेजिनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजिनी का संगठन कार्बोनरी से है। मेजिनी का संगठन कार्बोनरी से है। चलिए, जॉल वे राइन एक संस्था थी। जॉल वे राइन एक कैसी संस्था थी? तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है। चलिए, आ जाइए अगले प्रश्न पे। क्या दिया? जॉलवे राइन की स्थापना किस राज्य में हुआ? ये जो व्यापारी का एक संस्था था वो किस राज्य में हुआ? प्रशा। कहाँ हुआ था? प्रशा में हुआ था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की भाषा क्या थी? अर्थात हंगरी देश की भाषा क्या थी? तो वह कौन से भाषा बोलते थे? हंगरी की भाषा क्या थी? तो वह म्यांमार भाषा बोलते थे। हंगरी म्यांमार भाषा। चलिए, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कोसुथ के द्वारा। चलिए, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ। सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा का युद्ध में पराजय ऑस्ट्रिया का हुआ था। ठीक है। और सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो देखिए, एक तो ऑस्ट्रिया हो गया जो कि ऑस्ट्रिया का क्या हुआ? पराजित हुआ था। तो जो सेडोवा का युद्ध था ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में हुआ था। तो प्रशा की जीत हुई थी और ऑस्ट्रिया की क्या हुई थी? हार हुई थी। चलिए, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्रशा और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगले प्रश्न। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हो गया? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में। एकदम सबसे वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वह नेपोलियन
बोनापार्ट के द्वारा किए गए थे। आ जाइए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध 1853 से 54 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध? क्रीमिया युद्ध। कार्बोनारी कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न आ जाइए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह फ्रांस की क्रांति की घटना से माना जाता है। देखिए 52 नंबर आइए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन है जो गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। चलिए फ्रैंकफर्ट, क्या प्रश्न पूछ रहा? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 54 में आ जाइए, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए वर्साई की संधि पूछा कि वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुआ था। चलिए मारियाना किस देश के राष्ट्रवादी का प्रतीक है? तो 56 का सही आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस का। मारियाना किस देश का? तो फ्रांस का है। चलिए अगले प्रश्न आइए, इंग्लैंड का कौन कवि यूनानी की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था? तो वो व्यक्ति थे लॉर्ड बायरन। कौन थे? लॉर्ड बायरन थे। चलिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, VBI 58 नंबर एकदम। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। वार एंड पीस की रचना किसके द्वारा की गई है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई है। चलिए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? तो जर्मनी का एकीकरण सेडान के युद्ध के द्वारा पूरा हो गया। चलिए 62 नंबर प्रश्न आइए, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हो गया? मतलब ऊपर वाले प्रश्न देख लीजिए, ऊपर ये दोनों प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न पूछ दे कि जर्मनी का एकीकरण कौन से युद्ध के द्वारा हुआ? तो सेडान का युद्ध। और किस युद्ध के द्वारा इटली का एकीकरण हुआ? तो ये भी सेडान का युद्ध ही था। सेडान के युद्ध के बाद इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण हो गया। इसीलिए हम उसको रोक के आपको समझाएं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो कौन से संधि हुए थे? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगले प्रश्न है, किसने कहा फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? कहने का मतलब यूरोप में फ्रांस शक्तिशाली था और वो जब छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाता है। यह कथन किस व्यक्ति का था? तो मेटरनिक का था। मेटरनिक का था। चलिए किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया था? कौन व्यक्ति? कूटनीतिज्ञ तो द्वारा तो काउंट काबूर थे जो ऐसा किए थे। चलिए आगे अगले प्रश्न, 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का क्या नाम था? तो सेडान का युद्ध था। चलिए 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच में होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से इसका आंसर कोई नहीं होगा। ये सब कोई समझौता नहीं हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच में कोई समझौता, ये तितसीन का समझौता, कैंटन की समझौता या होचिन का समझौता नहीं हुआ था। तो कौन सा समझौता हुआ था जो आप हमें कमेंट कीजिएगा। क्योंकि हम एक लास्ट प्रश्न पे पहुंच चुके हैं और हर सीरीज के लास्ट प्रश्न का टारगेट एक आपको दिया जाएगा। तो चलिए 68 नंबर प्रश्न आप हमें बताइए कि फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ था, जो कौन समझौता हुआ था? और साथ ही 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था लागू हुआ था? ये दोनों प्रश्न आप हमें कमेंट कीजिएगा। लास्ट का ये दो प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर और प्लस आंसर आप हमें कमेंट कर दीजिए। और यह सीरीज देख लीजिए, 15 मिनट से पहले ही निपटा दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार डेली एक चैप्टर डेली भी अगर निपटाते हैं अभी अक्टूबर महीने से, तो समझ रहे हैं बहुत अच्छी तैयारियां हो जाएगा। इसीलिए हम पहले टारगेट दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होगा तब हम सब चलना शुरू करेंगे सब्जेक्टिव पर। ठीक है, तो चलिए लगा अब जुड़ जाइए इस परिवार से। चलिए धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को।